हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। आज लेक्चर 21 में चैप्टर 31 चीफ मिनिस्टर, चैप्टर 32 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक 20 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। एक बहुत बड़ा आई वुड से कि माइलस्टोन ही कंप्लीट कर लिया है एंड बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी अभी तक। बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया एंड आई बिलीव कि ये जो रिस्पॉन्स है कंटिन्यू रहेगा और ये सब जो आपका प्यार है, जो लव है, वो कंटिन्यू रखेंगे आप लोग। विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा था मैंने। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी गवर्नर। और ये चीज कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 165 में। एक और बात, जो एडवोकेट जनरल होना चाहिए वो एक ऐसा इंडिविजुअल होना चाहिए, वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंड पहला स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर शुड डेफिनेटली बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मुख्यमंत्री होता है उसको निश्चित रूप से विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। सेकंड, चीफ मिनिस्टर रिकमेंड्स पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बाय द गवर्नर। यानी मुख्यमंत्री बताता है कि किन व्यक्तियों को मिनिस्टर के रूप में गवर्नर जो है अपॉइंट किया कर सकते हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर हो सकते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी। एंड इनफैक्ट अगर कोई इंडिविजुअल लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर नहीं है तब भी उसे चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे ही गवर्नर जो है मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ये चीज कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 164 में। अब इन आर्टिकल्स को कैसे याद रखें, उसके लिए हमारे पास है रूल ऑफ 89। अब देखो आर्टिकल 75 में क्या लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। नोट करना, आर्टिकल 75 में ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। अब इसमें आप 75 में 89 को प्लस कर दो। 89 को प्लस करोगे तो आएगा 164। अब आर्टिकल 164 में प्राइम मिनिस्टर की जगह कर दो चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की जगह कर दो गवर्नर। हमारा आर्टिकल हमें इजिली याद हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हो। अब ये जो रूल ऑफ 89 है उस पर हम थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस रूल के कारण आप बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत इजीली याद रख लोगे। देखो फॉर एग्जांपल आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसी कोई चीज होनी चाहिए। अब 74 में प्लस कर दो 89, 89 प्लस करने पे आया 163। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए गवर्नर को एडवाइस करने के लिए। अब यूनियन लेवल पे तो प्रेसिडेंट होता है, स्टेट लेवल पे गवर्नर, तो प्रेसिडेंट वर्ड को रिप्लेस कर दो गवर्नर से। अब आर्टिकल 75 इट डील्स विद अदर प्रोविजंस एज टू सेंट्रल मिनिस्टर। जैसे कि एक प्रोविजन था कि प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अब इस पे 89 प्लस कर दो, आया 164। इट विल डील विद अदर प्रोविजंस एज टू द स्टेट मिनिस्टर्स। अब बात करते हैं 76 की। तो 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। अब 76 में 89 प्लस को दो तो आएगा 165 और 165 डील करेगा एडवोकेट जनरल से। यूनियन लेवल पे अटॉर्नी जनरल, स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 डील करता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस पे 89 प्लस कर दो, आया 166। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब इस पे 89 प्लस कर दो, आया 167 और ये डील करेगा चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज से। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से डील करता है। 89 प्लस करो, आया 168 और स्टेट लेजिस्लेचर से डील करेगा। अब इसके बाद जो है ये लिंक टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की बात की गई है।
तो अगर हम सही तरीके से देखें तो आर्टिकल 80 प्लस 89 करें यानी 169 जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से डील करनी चाहिए, बट वो डील करती है एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो यहाँ लिंक जो है आके ब्रेक हो जाती है और कहीं कहीं ये लिंक बरकरार रहती है। जैसे कि आर्टिकल 88 क्या बोलता है कि जो भी सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं वो दोनों के दोनों हाउसेस में अपनी बातें अपनी व्यूज रख सकते हैं, उनके पास राइट है। अब इस पे 89 प्लस कर दो तो 177। फिर हम बात कर देंगे स्टेट मिनिस्टर्स की। सो ये है हमारा रूल ऑफ 89। आई बिलीव कि ये रूल जो है आपको बहुत पसंद आया होगा एंड इसके थ्रू आप कई सारे आर्टिकल्स याद रख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, The Constitution has laid down specific procedure for the selection and appointment of chief minister, यानी कि संविधान ने मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है। सेकंड, The salary and allowances of chief minister is determined by parliament, यानी जो मुख्यमंत्री हैं उनको क्या वेतन मिलेगा, उसका क्या भत्ता होगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, यानी कि संसद डिसाइड करती है। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि हमारे संविधान में कभी भी कहीं भी जो चीफ मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे अपॉइंट करना है, ये प्रोसीजर जो है अलग से कहीं नहीं लिखी हुई है। ठीक है, केवल और केवल क्या लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यानी कि जो संविधान में इतना बस लिखा है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा ही अपॉइंट किया जाना चाहिए और बाकी सारी चीजें जो हम फॉलो कर रहे हैं दे आर बीइंग फॉलोड एज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होता है उसकी जो सैलरी होती है, उसकी जो अलाउंसेस होते हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता। पार्लियामेंट क्यों करेगा भैया? पार्लियामेंट नहीं करता, वो डिसाइड करता है स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल? सो जो इंटरस्टेट काउंसिल्स होती हैं उनके चेयरमैन कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी चीफ, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर बाय टर्न, यानी कि हर एक राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो बारी बारी चीफ मिनिस्टर बारी बारी जो है इंटरस्टेट काउंसिल को चेयर करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। इसमें कुछ बच्चे जो है ऑप्शन डी में कंफ्यूज हो गए होंगे, आई बिलीव सो, अगर आपने अच्छे से ना पढ़ा हो तब। इंटरस्टेट काउंसिल की बात होती है आर्टिकल 263 में, चेयरमैन होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर एंड बट और हर एक चीफ मिनिस्टर जो होता है वो इसका मेंबर होता है इंटरस्टेट काउंसिल का। फोर्थ, which one of the following constitutional amendment states that the total number of ministers including the prime minister, chief minister in central or state government shall not exceed 15% of the total number of members of the lower house? ये जो क्वेश्चन है वो 2007 में भी पूछा गया एंड 2009 में भी, एंड हो सकता है आगे भी पूछा जाए। सो आप इसको तो अच्छे से याद रख लेना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में कहा गया कि जो कुल संख्या है मंत्रियों की राज्य में और केंद्र में वो जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती किसी भी जो लोअर हाउस है उसके टोटल स्ट्रेंथ से। ठीक, किस अमेंडमेंट ने? ऑप्शन ए 90th, ऑप्शन बी 91st, ऑप्शन सी 92nd, ऑप्शन डी 93rd। सो इसका सही आंसर है 91st अमेंडमेंट एक्ट और ये आया था 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम। अब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने और भी कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि एक तो हमने बता दिया कि 15% से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी मिनिस्टर्स की। फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है 550, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा 550, तो 550 का 15% कितना होगा? अबाउट जो है वो होगा 77। सो 77 या 78 से ज्यादा मिनिस्टर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हो सकते। ये चीज पहली चीज 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने कही। दूसरी चीज कि a member of either house of parliament or state legislature who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister, यानी कि एक ऐसा मेंबर पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर को जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया डिफेक्शन के ग्राउंड पे, यानी कि दल बदली उसने की है, तो ऐसे इंसान को आप मिनिस्टर के रूप में भी अपॉइंट नहीं कर सकते। ये चीज
लाई गई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। फिफ्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर हैविंग अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, यानी कि जो जनजातीय कल्याण का प्रभारी मंत्री किस स्टेट में होना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। और ये चीज कहाँ लिखी हुई है आर्टिकल 164 में कि एक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर होना चाहिए। 4 स्टेट्स में होने चाहिए, एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा एंड चौथा है द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। पहले बिहार में भी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर होने का प्रावधान था, बट 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 ने क्या किया कि स्टेट ऑफ बिहार को इस लिस्ट से हटा दिया। सिक्स्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द गवर्नर कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट, यानी कि जो मंत्री है वो किसी तरह की एडवाइस या सलाह दे रहे हैं गवर्नर को, तो उस सलाह की प्रकृति को कि किस तरह की एडवाइस है उसे कोई भी कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता, उसे कोई भी कोर्ट जो है उस एडवाइस की जांच नहीं कर सकती। सेकंड, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। अब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 ओनली। ठीक, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो नेचर ऑफ एडवाइस वाला फंडा है कि उसको कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकते, ये चीज क्या इंश्योर करती है? ये चीज इंश्योर करती है अ इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड मिनिस्टर। सेवेंथ, चीफ मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ, यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है वो किस किस के सदस्य होते हैं। 4 चीजें दी हुई हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो इन चारों में से चीफ मिनिस्टर किस किस के मेंबर होते हैं? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के मेंबर हर एक चीफ मिनिस्टर होते हैं एंड इन तीनों के तीनों काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि फिलहाल में नरेंद्र मोदी। एंड जहां तक बात है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया is an executive government agency tasked with advising the prime minister office, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एडवाइस करे किस मैटर में? ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को किसने एस्टैब्लिश किया था? आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मिनिस्टर्स मेंबर नहीं होते हैं। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो मिनिस्टर्स हैं डिफेंस के, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड जो वाइस चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर, ये सारे मेंबर्स जो हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पार्ट होते हैं। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते। 8th, if the chief minister belong to the state legislative council, यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं देन क्या चीजें होंगी? 4 ऑप्शंस हैं। he will not be able to vote in his favor in the event of a no confidence motion, he will not be able to speak on the budget in the lower house, he can make statement only in the upper house, and he was to become a member of lower house within 6 months after being sworn in. So इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, he will not be able to vote in his favor in the event of a no confidence motion। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि चीफ मिनिस्टर किसका मेंबर है? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। और नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ आता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। जब चीफ मिनिस्टर मेंबर ही नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो अपने फेवर में वोट कहाँ से डालेंगे? सो ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन बी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भले ही किसी भी हाउस का मेंबर हो, वो दोनों में बोल सकता है। तीसरा भी गलत है और चौथा तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि चीफ मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है।
और नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में, सो केवल और केवल लोकसभा के मेंबर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही वोट कर सकते हैं, सो ऑप्शन ए हमारा सही है। 9th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, पहला द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। सेकंड, द ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि पहला स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, बिल्कुल गलत है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ी ना है, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली को। और दूसरा भी गलत है क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर की ओथ होती है उसको प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर नहीं करता, उसको कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल। 10th, consider the following statement. पहला, cabinet is the chief policy formulating body of the central of the state government. Second, cabinet is the chief crisis manager and thus deals with all emergency situations, यानी कि हर तरह की आपातकाल स्थितियों से निपटती है हमारी कैबिनेट। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, एंड दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। कैबिनेट चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी भी है और चीफ क्राइसिस मैनेजर भी है। 11th, चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। ऑन वन साइड वी हैव आर्टिकल 163, 166, 165, 167, and on the other side we have duty of chief minister, council of minister to aid and advise governor, advocate general of state, and conduct of business of state government। ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किए, सो इसका आंसर आपसे बनना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 163 किससे डील करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। 74 में प्लस करो 89 आया 163। 166 किससे डील करता है? वो डील करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। 77 में प्लस करो 89 आया 166। आर्टिकल 165 किससे डील करता है? वो डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से। 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल से, और 89 प्लस कर दो तो एडवोकेट जनरल वाला यानी 165, और 167 डील करता है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी से, यानी 78 प्लस 89 167। ऑप्शन बी 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी, 4 का ए हमारा सही आंसर है। 12th, consider the following statement. पहला, the resignation or death of chief minister automatically dissolves the council of minister, यानी कि मुख्यमंत्री अगर रिजाइन करते हैं, त्याग पत्र देते हैं, या फिर उनकी किसी कारणों की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो मंत्रिपरिषद अपने आप ही भंग हो जाती है। सेकेंड, सीएम इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो सीएम होते हैं वो राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। सीएम चीफ स्पोक्समैन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, साथ ही साथ अगर सीएम रिजाइन करते हैं या फिर उनकी डेथ होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ऑटोमेटिकली भंग हो जाती है। 13th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चीफ मिनिस्टर। पहला, she or he advises the governor with regard to summoning and proroguing of the session of parliament of India, यानी कि जो पार्लियामेंट है हमारी हमारी जो संसद है उसको कब बुलाना है, कब रोकना है, कब सत्र को खत्म करना है, वो चीजें गवर्नर को कौन एडवाइस करता है? चीफ मिनिस्टर। सेकंड, she or he guides, directs, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स, यानी कि वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करते हैं। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 नॉट 2। इसका सही आंसर है 2 ओनली। पहला तो पूरी तरीके से गलत है, एक सिंपल सा लॉजिक और आईक्यू वाला गेम था। चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर को पार्लियामेंट को कब समन करना है, कब प्रोरोग करना है, इस चीज के रिगार्ड में क्यों बोलेगा, है ना? वो तो स्टेट लेजिस्लेचर से डील करेगा, पार्लियामेंट से तो डील ही नहीं करेगा ना। पार्लियामेंट जहां तक बात है उस चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। कीवर्ड जिसने पकड़ा होगा कि पार्लियामेंट लिखा है तो उसने सही आंसर फाउंड आउट किया होगा। और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है विथ नो डाउट। सो ऑप्शन बी 2 ओनली हमारा सही आंसर होता है। 14,
The oaths or affirmation of state minister is mentioned in first schedule, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल. सो यानी कि जो राज्य के मंत्री होते हैं उनकी शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुसूची में है? 12 अनुसूची है, इन चारों में से किस अनुसूची में है? सो सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड शेड्यूल. जहां तक बात है फर्स्ट शेड्यूल की, तो वो डील करता है टेरिटरीज ऑफ इंडिया के साथ, यानी कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं. सेकेंड शेड्यूल डील करता है इमॉल्वमेंट्स के साथ, अलाउंसेस के साथ, प्रिविलेजेस के साथ. फोर्थ शेड्यूल डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स इन राज्यसभा के साथ. अब शेड्यूल्स को कैसे याद रखना है, उसके लिए हमने एक सेपरेट हमने जो है लेक्चर 2 में एक ट्रिक पढ़ी थी, जिसमें आपको केवल और केवल एक सेंटेंस को याद रखना होता था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. एंड अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है सो प्लीज आप लेक्चर 2 को वॉच करें, एंड वहां आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम वाली ट्रिक समझ आ जाएगी, जिसके कारण आपको जो शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इजीली याद हो जाएंगे. 15th, हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड? सो जो राज्य योजना बोर्ड होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री. इसका जो भी आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, एंड आंसर जो भी होगा वो हम अगली क्लास में तो डिस्कस करेंगे, बट आपसे बनता हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए. सो इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 33 यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर पे बेस्ड एमसीक्यूज को. स्टेट लेजिस्लेचर से कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो हम ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज को देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.